आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच पर। आज हम बात करेंगे वर्ण, जाति, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बारे में। ये सब अवधारणाएं क्या हैं और इनका आपसी संबंध क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यदि हम देखें तो ऐतिहासिक विकास क्रम में जो सबसे पहले आता है वो वर्ण आता है। फिर उसके बाद जातियों का विकास होता है और जातियों के आधार पर ही संविधान, जब भारतीय संविधान बन रहा था आजादी के बाद, तो एससी एसटी कैटेगरी बनाई गई। उसके बाद फिर ओबीसी और अभी 2019 में रिसेंट में ईडब्ल्यूएस बनाया गया। हम सबसे पहले इन सभी संप्रत्ययों को समझेंगे, इनका अर्थ क्या है, फिर इनके आपसी संबंध और इनसे संबंधित जो विवाद हैं, मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करें। तो भारतीय समाज में सामाजिक संगठन के रूप में दो प्रमुख ढांचे हैं, वो वर्ण और जाति। ये दो प्रमुख ढांचे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग या कोई श्रेणी। लेकिन अभी हम जिस प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं वहां पर वर्ण शब्द का अर्थ वेदों में और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो मुख्य रूप से गुण और कर्म पर आधारित मानी जाती है। इसको लेकर कुछ विवाद है कि वो धर्म जन्म के आधार पर है या कर्म के आधार पर। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा शब्द जाति। जाति शब्द का भी अर्थ एक व्यापक अर्थ में होता है। समान गुणधर्म को ग्रहण करने वाले समूह को हम जाति कहते हैं। वो व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वो वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। लेकिन फिर से हम जिस प्रसंग में अभी बात कर रहे हैं वहां जाति शब्द का अर्थ जन्म के आधार पर निर्धारित होने वाला सामाजिक समूह। एक बात ध्यान रखना है कि जो वर्ण है उसको लेकर ये विवाद है। कुछ जगह पर उसे जन्म आधारित तो कुछ जगह उसे कर्म आधारित माना जाता है। लेकिन जाति को लेकर जो व्यवस्था है वहां कोई विवाद नहीं है, इसे हमेशा जन्म आधारित ही माना जाता है। तो जाति व्यवस्था में व्यक्ति का पेशा, विवाह और सामाजिक संबंध जन्म के आधार पर तय होते हैं। अब हम बात करते हैं एससी। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जातियां। तो अनुसूचित जातियों का क्या मतलब है? भारतीय संविधान में एक सूची बनाई गई और उस सूची में जिन जातियों को डाला गया वो सब जातियां सामूहिक रूप से अनुसूचित जातियां कहलाती। तो इसमें किन जातियों को डाला गया? भारत की वह जातियां जो ऐतिहासिक रूप से अछूत, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का जिन्होंने सामना किया, उन जातियों को इस सूची में डाला गया और वो सामूहिक रूप से हम उन्हें अनुसूचित जातियां कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जो बहुत प्रचलित शब्द है उसे एससी कहते हैं। इसी तरीके से एक और शेड्यूल भारतीय संविधान में बनाया गया जिसे हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। इसमें भी कुछ जातियों को, समूह को डाला गया और उन्हें हम समग्र रूप से, सामूहिक रूप से एसटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें किन जातियों को डाला गया? इसमें भारतीय समाज से संबंधित वह समुदाय जो ऐतिहासिक रूप से जंगलों में, पहाड़ों में या दूर दराज के इलाकों में रहते थे, जो मुख्य धारा से बहुत कम संपर्क, लेकिन जिनकी अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान थी, उन समूहों को, उन सामाजिक समूहों को इन पर डाला गया और इसे हम एक साथ एसटी के नाम से जानते हैं। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। इसमें वह जातियां आती हैं जो ना तो एससी है ना तो एसटी, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी मानी गई। तो उन जातियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस सूची में डालती हैं, तो उनको हम एक साथ अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, ओबीसी का। एक नया विचार
रिसेंट में आया 2019 में, जिसे हम कहते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। सामान्यतः जो वो जातियां जो ना तो SC में है, ना ST में है, ना OBC में है, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी आय और संपत्ति रूप से वो कमजोर है, उन्हें इस वर्ग में शामिल किया जाता है। ये अल्पकालिक है, ये कोई जाति को नहीं डाला जाता, व्यक्तियों को डाला जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष इसमें जाता है और फिर उस व्यक्ति को जो है आरक्षण का लाभ मिलता है नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में। इस पे अभी विस्तार से हम और चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। वर्ण, जाति, SC, ST, OBC, EWS। अब सबसे पहले, चूंकि हमने जैसा बताया कि ऐतिहासिक विकास क्रम में सबसे पहले वर्ण आता है, फिर जाति आता है, तो हम वर्ण और जाति के संबंध को समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या है। वर्ण और जाति, ये दोनों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और सामान्यतः वर्ण और जाति को एक मान लिया जाता है और इस पर विवाद होता है। कई लोग ऐसा मानते भी हैं कि दोनों एक है, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करें तो आप पाते हैं कि वर्णों का आधार तो शास्त्रगत है, उसका जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें वर्णन मिलता है, लेकिन जातियों का वर्णन जिस रूप में अभी सामाजिक स्थिति हमारी बनी हुई है उस रूप में उसका वर्णन नहीं मिलता है। तो एक बात और समझने की जरूरत है कि पुराणों में बहुत सारे ऐसे पुराण आए हैं, बाद के हैं, तो पुराणों को प्रमाणिक ग्रंथ भारतीय चिंतन परंपरा में स्वीकार नहीं किया गया। प्रमाणिक ग्रंथ केवल वेद है, जिसमें संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद आते हैं। तो जो जाति है उनकी चर्चा यहां पर नहीं। यहां पे चर्चा जो मिलती है वो वर्णों की मिलती। तो वर्ण क्या है? सामान्यतः जो गुण और कर्म पर आधारित होता है वो वर्ण है, जो जन्म पे आधारित है वो जाति। वर्णों की संख्या 4 मानी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियों की संख्या हजारों में है। हजारों जातियां हैं, हजारों उपजातियां हैं। वर्ण में हम जिस तरीके से देखते हैं तो उसमें एक लचीलापन दिखता है, मतलब एक व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता है, जबकि जातियों में बहुत कठोरपन है और एक स्थिरता है, जिसमें एक व्यक्ति जिस भी जाति में जन्म ले लेता है फिर उसकी जाति परिवर्तन नहीं हो सकती। तो जैसा हमने कहा कि वर्ण को एक धार्मिक आधार प्राप्त है, वो धर्म ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है, जबकि जातियों का विकास सामाजिक और परंपराओं पर विकास हुआ है और इनका विकास, तो इनका कोई धार्मिक या वेदों में इनका वर्णन नहीं मिलता है। अब यदि हम इन दोनों के आपसी संबंधों की बात करें कि 4 वर्णों से कौन कौन सी जातियां संबंधित हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मण वर्ण की। तो ब्राह्मण वर्ण में आप सब जानते हैं सामान्यतः ब्राह्मणों वर्ण का कार्य वेद अध्ययन, यज्ञ, शिक्षा, पूजा पाठ आदि माना जाता है। इसमें जो जातियां आती हैं उसमें भार्गव, गौड़, मैथिल, कन्नौजी, सारस्वत, दीक्षित, पांडे, उपाध्याय, शुक्ला, मिश्रा, भट्ट, जोशी, पाठक, इस तरीके की जातियां आती हैं। तो दक्षिण भारत में हमें कुछ अय्यर, अयंगर, नंबूदिरी, इस तरीके की जातियों का उल्लेख होता है। तो ये जो सरनेम हमको देखने को मिल रहे हैं, मिश्रा, पांडे, पाठक, चतुर्वेदी, तो ये सब सरनेम ये जातियां हैं ब्राह्मण वर्ण की। इसी तरीके से अगर हम क्षत्रिय वर्ण की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी जातियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे राजपूत, राणा, राव, चौहान, परमार, राठौर, तोमर, सोलंकी, और कहीं कहीं पर यादव को भी क्षत्रिय समूह में वर्णन मिलता है। मराठा है, जाट है, कहीं कहीं जाटों को भी क्षत्रिय वर्ग में वर्णन मिलता है। इसी तरीके से वैश्य है, तो वैश्य वर्ण में
इनका जो कार्य है कृषि करना, व्यापार करना, पशुपालन करना। तो इस लिहाज से इसमें जो जातियां आती हैं, अग्रवाल हो गए, गुप्ता हो गए, मारवाड़ी और बनिया, साहू, इस तरीके की जातियां इसमें आती हैं। इसके अलावा जो चौथा वर्ण है शूद्र, तो शूद्र में जो जातियां आती हैं उसमें मुख्य रूप से सेवा, शिल्प और श्रम के कार्य वाले लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें अ, कुशवाहा, नाई, धोबी, तेली, कोरी, जुलाहा, पासी, डोम, चमार, कहार आदि लोग आते हैं। अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो इरूला, पैरैया, इस तरीके की जातियां हमको एससी में देखने को मिलती। तो ये हम देख रहे हैं कि एक वर्णों में बहुत सारी जातियां हैं, और ये सामाजिक आधारों पर और सांस्कृतिक आधारों पर इन जातियों के नाम भी बदल रहे हैं। कई जगह काम तो एक है, लेकिन नाम उनके बदल रहे हैं, और क्षेत्र के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से इनका काम बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। अब एक विवाद जो जुड़ा हुआ है वर्ण के साथ, इसको हम देखते हैं कि क्या वर्ण जन्माधारित है या कर्म आधारित। तो जो वर्ण को लेकर ये बात है, सामान्यतः वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित न मानकर कर्म आधारित माना जाता है, ऐसा लोग विद्वानों का मानना है। मैं अपना विचार अभी रखता हूं, पहले आप विद्वानों की बात सुनो। तो सबसे पहले वर्ण का उल्लेख हमें ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मंडल में बता हुआ है। तो उसके मंडल में सूक्त है, पुरुष सूक्त। तो 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इसका जो रेफरेंस है मैं वो स्क्रीन पे आपको शो कर दे रहा हूं। तो जिसमें कहा गया कि ब्रह्मा, मतलब ब्रह्म परम जो सत्ता है, उसके मुख से ब्राह्मण, उसके क्षत्रिय से, उसके भुजाओं से क्षत्रिय, उसके जंघाओं से वैश्य, और शूद्र उसके पैर से उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर एक वर्णों की उत्पत्ति का एक प्रतीकात्मक रूप देखने को मिलता है, और इस स्वरूप में हमें यह संकेत मिलता है कि वर्ण जन्म के आधार पर है, क्योंकि उस परम पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुई है, और यहाँ पे कोई कर्म आधारित वर्ण की कोई हमें निर्देश देखने को नहीं मिलता है। तो ये वो प्रमुख स्रोत है जहां पर यह माना जाता है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण मुख्य रूप से जन्म आधारित है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे स्रोत हैं जहां पर वर्ण को कर्म आधारित बताया गया है। इसमें हमें महाभारत के कई उदाहरण मिल जाते हैं। हमें महाभारत का भाग गीता में भी कई उदाहरण मिल जाते हैं। जो स्मृतियां हैं, जो मनुस्मृति सबसे विवादित है, तो मनुस्मृति में हमें दोनों संकेत मिलते हैं कि वो वर्ण जन्म आधारित भी कई जगह परिलक्षित होता है, तो कई जगह वो कर्म आधारित भी परिलक्षित होता है। पुराणों में भी हमको ऐसे संकेत मिलते हैं कि वो जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित है। जैसे मनुस्मृति में कहा गया कि जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार होने पर सब द्विज बन जाते हैं, और प्रयास से, अभ्यास से लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। रामायण में भी प्रसंग मिलता है जब हनुमान, जो कि अवर्ण है, जो कि मनुष्य नहीं है, वो वानर जाति के हैं, तो उन्होंने कहा, उसमें राम उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विद्या, बुद्धि और विनय के आधार पर आप में ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ गुण हैं। तो इस तरीके के वर्ण मिलते हैं। इसमें मेरी राय व्यक्तिगत रूप से यह है कि वर्ण जन्म आधारित है या कर्म आधारित, ये विवाद का प्रश्न है, क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा में पुनर्जन्म माना गया है। आपका जन्म कैसे होगा, ये आपके कर्म से निर्धारित होता है। तो कर्म, तो आप किस वर्ण में जन्म होगा आपका, आपके पास कितनी बौद्धिक क्षमता होगी, कितनी शारीरिक क्षमता होगी, इस सब का निर्धारण आपके कर्म से ही होता है।
तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही आप इस स्वरूप में हैं। तो ये तो निर्विवाद स्वीकृति होनी चाहिए मेरे विचार से कि वर्ण जो है वो कर्म आधारित ही है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, वो सबसे पहले जन्म पर, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आघात करते, क्योंकि वो समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने देखा और समझा कि यदि हम पुनर्जन्म को मानेंगे तो पूरी जो व्यवस्था है वो कर्म आधारित सिद्ध हो जाएगी। इसलिए वो अपनी पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा में वो पुनर्जन्म की पुनर्व्याख्या करते हैं। वो अलग रूप में व्याख्या करते हैं, उसे जन्म आधारित या फिर से जन्म लेने वाले के रूप में व्याख्या नहीं करते। उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं। एक और प्रसंग वर्ण के संबंध में आता है। वर्ण और जाति के साथ हम गुणों के संबंध को जो देख लेते हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में सत, रज, तम 3 गुण माने गए और इन तीनों गुणों के आधार पर भी वर्णों का विभाजन होता है। तो जिसमें भी सतोगुण की प्रधानता है वह ब्राह्मण है, जिसमें रजस और सतगुण की प्रधानता है वह क्षत्रिय है, और जिसमें रजस गुण की प्रधानता है वह वैश्य है, और जिसमें तमस और रजस की प्रधानता है वह शूद्र है। इस तरीके का भी हमको चर्चा मिलती है। तो वर्णों में गुणों का समन्वय भी हमको देखने को मिलता है। मुख्य रूप से इस तरीके की चर्चाएं हमें सांख्य दर्शन के पृष्ठभूमि में देखने को मिलती हैं। फिर भी अगर जाति के साथ इनकी संबंध की बात करें तो कोई शास्त्रगत चर्चा जाति के साथ इसकी नहीं मिलती है, क्योंकि जाति सामाजिक व्यवस्था है जो मूल रूप से वर्ण के गुणों पर आधारित थी। तो ये समय के साथ ऐसा विकास हुआ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कि वो जन्म आधारित हो गई। इसलिए जो है उसमें कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि किस जाति के साथ कौन सा गुण संबद्ध होगा। वैसे जब हम त्रिगुण की बात करते हैं तो इस सिद्धांत में यह माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं, सिर्फ अंतर मात्रात्मक होता है। और साधना और शिक्षा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने गुणों, अपने अंदर कोई भी गुण विकसित कर सकता है। वो सतोगुण भी विकसित कर सकता है और सतोगुण विकसित करके वो श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। तो इस आधार पर भी हम ये मानते हैं, हम ये मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि वर्ण का परिवर्तन संभव है यदि आप अपने गुणों में परिवर्तन कर लेते हैं। इस तरीके की भी शास्त्रगत चर्चा हमको मिलती है। अब जो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वर्ण और जाति में क्या संबंध है। वर्ण व्यवस्था समय के साथ साथ धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गई है। गांधी और अंबेडकर में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को लेकर बड़ा चर्चा हुई, बड़ा मतभेद रहा है कि गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जाति व्यवस्था के विरोधी। अंबेडकर जाति के मूल में वर्ण को ही स्वीकार करते हैं और वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति को जन्म के आधार पर भेदभाव को नकारते हैं। ये मुख्य कारण था उन दोनों के बीच विवाद का। इस पे भी हम कभी और चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि वर्ण और जाति के अंतर को समझने के बाद एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, चूंकि वर्ण व्यवस्था वर्तमान में लगभग लुप्त प्राय हो गई है, उसका कोई संबंध नहीं बचा है, क्योंकि उस तरीके के आचरण, उस तरीके के विधान अब नहीं रहे। लेकिन जाति चूंकि जन्माधारित है तो कर्म न होने पर भी, पेशे से संबंध न होने पर भी जाति नहीं छूट रही है और वो लोगों के साथ चस्पा है। तो जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, इनका आधार जाति है, तो इनका संबंध जाति के साथ है, वर्ण के साथ नहीं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। तो जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि एससी का क्या मतलब होता है। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो एक ये अधिसूचित किया गया जातियों का समूह है, तो जिसकी हमने पहले भी चर्चा की, जिसमें चमार, वाल्मीकि, मेघवाल, पासी आदि जातियां आती हैं। तो उसी तरीके से अनुच्छेद 342 में जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की गई वो एसटी बन गया, जबकि
ओबीसी जो जातियां हैं इनकी पहचान 1980 में एक आयोग गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें लागू की गई, जिसने अपनी वो आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, जो बड़ा प्रसिद्ध है, चर्चा का नाम है मंडल आयोग। तो मंडल आयोग की सिफारिशों पर जो है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग का को बनाया गया, और राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जातियों के समूह को इस सूची में डालती हैं, जिसके आधार पर ये श्रेणी बनती है। दिलचस्प बात है कि वर्ण व्यवस्था या जातिगत आधार पर स्वयं को ब्राह्मण स्वीकार करने वाली कुछ जातियां उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी ओबीसी में आती, तो वो उनकी जैसी व्यवस्था है। कुछ जातियां एसटी में भी आती जो अपने आप को ब्राह्मण मानती हैं, लेकिन वो इन श्रेणियों के आधार पर, इन कैटेगरी में चूंकि उनका स्थान मिल गया है, तो ओबीसी भी है, वो एसटी। ठीक है, तो ये बातें स्पष्ट रहना चाहिए कि जो संवैधानिक व्यवस्था है एससी एसटी ओबीसी की, इसमें कोई भी जाति, किसी भी जाति को उसमें डाल दिया जाएगा तो वह उसका सदस्य हो जाएगा। उसको जब बाहर निकाल दिया जाएगा, आज जो जाति ओबीसी में है, कल वो जाति ओबीसी में नहीं भी रह सकती। कई बार इस तरीके का हेर फेर हमको देखने को मिलता है कि कुछ जातियां आज तो एससी में है, कल ओबीसी में चली। तो इस तरीके का जो आवागमन है वो हमको देखने को मिलता है। ईडब्ल्यूएस ये समूह आधारित ग्रुप नहीं, इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं और जो इन तीनों श्रेणियों में नहीं आते, ना वो एससी है, ना वो एसटी है, ना वो ओबीसी, तो उन सब लोगों को व्यक्ति विशेष जो कि आय पर आधारित एक फिक्स आय है, कि इसके आधार पर जिसकी आय इससे कम है उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वह शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में उसको आरक्षण मिले। और जैसे ही तो आय घट बढ़ सकती है, तो घट बढ़ सकती है, ये 1 साल के लिए, ये 1 वित्तीय वर्ष के लिए सर्टिफिकेट इश्यू होता है, और अगर आय आपकी बढ़ गई तो आप उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें जातियां नहीं है, व्यक्ति जाता है। कौन सा व्यक्ति? जो इन एससी एसटी ओबीसी के ग्रुप में नहीं आता है। तो दूसरे शब्दों में कहें, जो अनरिजर्व जिसे हम कहते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया, इस तरीके की जो जातियां हैं जो सामान्य श्रेणी में आती हैं, उनके जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि एससी एसटी और ओबीसी की जो आपसी संबंध है वो जातिगत रूप से है, और ईडब्ल्यूएस व्यक्तिगत रूप से है। तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई एक व्यक्ति एससी हो। जब कोई एससी होगा तो उस जाति के सभी व्यक्ति एससी में होंगे, लेकिन अगर कोई, यही बात एसटी पर भी लागू होता है, यही बात ओबीसी पे भी लागू होता है। ईडब्ल्यूएस में है कोई व्यक्ति ही ईडब्ल्यूएस होगा, वो पूरी जाति, पूरा समूह जो है ईडब्ल्यूएस नहीं हो सकता। यहां तक बातें स्पष्ट होंगी, और यदि कुछ अस्पष्टता होगी तो हम इस पर बात कर लेंगे। हम इनको एक तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें, इनकी आपसी तुलना देखें, तो श्रेणियों के आधार पर ये सामने आपको एक चार्ट दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एससी क्या है, वो जातिगत आधार पर है, वो परंपरा से अस्पृश्य रही है, निचली जातियां रही हैं, और एससी में कुछ तो शूद्र हैं। एससी में जो जातियां हैं, कुछ शूद्र हैं, कुछ अवर्ण है। अवर्ण का मतलब क्या है? जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आती। बहुत सारी ऐसी जातियां थी, समूह थी, जिन पर ये वर्ण व्यवस्था आरोपित नहीं होती, तो उन्हें इन चारों वर्णों से बाहर स्वीकार किया गया। वो भी जातियां इसमें हैं। एसटी में जो लोग हैं, जो जातियां हैं, वो वर्ण व्यवस्था के बाहर हैं, वो सब अवर्ण है, क्योंकि वो मुख्य धारा में नहीं थी, वो जंगलों पे, पहाड़ों में रहती थी, तो समाज से दूर थी, तो मुख्य संस्कृति, मुख्य धारा में नहीं थी, तो उन पर वर्ण व्यवस्था आरोपित नहीं होती है, इसलिए उन्हें अवर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। जो ओबीसी में जातियां हैं, उसमें से अधिकतर शूद्र से से आती हैं। जो ईडब्ल्यू में एस में जातियां हैं, वो अधिकतर, ज्यादातर, क्योंकि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों से आते हैं, और इनको जो आरक्षण दिया गया है वो आर्थिक आधार पर दिया। तो ये एक सामान्य समझ, एक जानकारी थी। यदि आपको इसमें कुछ प्रश्न हो, कुछ आपको कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस पर हम
चर्चा कर सकते। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।